हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए, कल तक की वीडियो में मैंने मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल जो था वह नया प्रस्तर युग भी था। ये नया प्रस्तर युग ये शब्द जॉन लुबाक ने दिया था। नियोलिथिक इसे कहते हैं। नया प्रस्तर यानी तो इंग्लिश में कहते हैं नियोलिथिक। जॉन लुबाक ने ये शब्द दिया था। जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक, ये सी लिखा है, प्री हिस्टोरिक टाइम में नया प्रस्तर नाम दिया था, मतलब ये शब्द दिया था। नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है, यानी नवपाषाण काल को क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है। तो क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? गार्डन चाइल्ड ने। नवपाषाण काल को गार्डन चाइल्ड ने क्रांति की संज्ञा दी थी। क्रांति की संज्ञा क्यों दी थी? यानी ये कई पॉइंट हैं, इसके आधार पे इन्होंने गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को क्रांति की संज्ञा दी थी। जिसमें से देखिए, पहला है नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई तो जीवन स्थायी हो गया। यानी नवपाषाण काल में ही कृषि की शुरुआत हुई तो जीवन स्थायी हो गया। स्थायी हो गया जैसे कि जब उस समय का मानव कृषि करता था, उससे पहले क्या था, वह खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था, गुफाओं में रहता था और या कभी वहाँ मतलब इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तो मानव जो था वो कृषि की शुरुआत उस समय हो गई, तो वह एक जगह खेती करता था तो वहाँ रहने लगा, इसलिए वो उस समय जीवन स्थायी हो गया। फिर अगला पॉइंट है नवपाषाण काल में व्यापक पशुपालन हो गया। यानी नवपाषाण काल में ही जो पशुपालन था वो व्यापक दृष्टिकोण से होने लगा। यानी पहले क्या था, छोटा मोटा पशुपालन होता था, लेकिन नवपाषाण काल में ज़्यादा पशुपालन होने लगा। नवपाषाण काल में श्रम विभाजन लिंग आधारित था। लिंग निर्धारित से मतलब कि जो महिलाएं थीं वो घर पे रहती थी और जो पुरुष थे वो जीविकोपार्जन के लिए बाहर काम करते थे। तो यानी नवपाषाण काल में जो था वो श्रम लिंग आधारित हो गया। नवपाषाण काल में ही चाक की शुरुआत हुई और चाक से बने मृत भांड भी बनाने के साक्ष्य मिलते हैं नवपाषाण काल से ही। यानी जो स्थल नवपाषाण काल के मिले हैं वहाँ पे मृत भांड बनाने के भी साक्ष्य मिलते हैं और चाक की शुरुआत भी नवपाषाण काल से हुई थी। मृत भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन। फिर पॉलिशदार उपकरण की भी शुरुआत नवपाषाण काल में ही हुई। यानी नवपाषाण काल के जहाँ साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पॉलिशदार उपकरण के भी साक्ष्य वहाँ से मिलते हैं। हड्डी के उपकरण भी इसी काल में बनाए गए। यानी पॉलिशदार उपकरण, चाक से मृत भांड बनाने के साक्ष्य और हड्डी के उपकरण भी नवपाषाण काल में ही मिले। स्थल जहाँ कृषि की शुरुआत हुई, यानी कौन कौन से स्थल ऐसे थे जहाँ कृषि की शुरुआत पहले हुई और कब उसके साक्ष्य मिलते हैं ये भी पता चलता है। लहुरा देवा उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में लहुरा देवा स्थान है। यहाँ पे कृषि की शुरुआत हुई थी 8000 ईसा पूर्व और यहाँ पे चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यानी ये लहुरा देव में क्या मिलता है? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। फिर अगला है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान एक जगह है, यानी प्रांत कहिए। उस समय में मेहरगढ़ में कृषि की साक्ष्य मिलते हैं। जो 7000 ईसा पूर्व साक्ष्य मिले वो भी किसके मिले हैं? गेहूं के। कोल डिहवा हमारे आज के प्रयागराज में, उस समय का इलाहाबाद, कोल डिहवा में यानी जो प्रयागराज में है वहाँ 6000 ईसा पूर्व चावल के साक्ष्य मिले हैं। चलिए अब जानते हैं नवपाषाण काल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। नवपाषाण काल का विस्तार उत्तर भारत में विंध्य क्षेत्र में और मध्य गंगा घाटी क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र, मध्य पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत। आप एरो को यहाँ न ले जाके सिर्फ यहाँ से यहाँ करेंगे। 5वां हो गया पूर्वोत्तर भारत और 6ठा हो गया दक्षिण भारत। चलिए अब जानते हैं उत्तर भारत के बारे में। उत्तर भारत में बुर्जहोम, गुफकराल कहीं पूरा भी फ दिया रहेगा, कहीं आधा भी फ, तो आधा ही फ करिएगा। अगर मान लीजिए पूरा भी दिया है तो वो भी सही है। बुर्जहोम, गुफकराल, बरतंड और मेहरगढ़ वही जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। बुर्जहोम, गुफकराल और मरतंड ये तीनों कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में।
इस समय अलग अलग दोनों हो गया, उस समय तो पहले तो एक ही था, तो जम्मू और कश्मीर में। बुर्ज होम, बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान, यानी बुर्ज होम का अर्थ होता है जन्म स्थान। और गुफ कराल का अर्थ कुम्हार की गुफा, ये आप नोट कर लेंगे। बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान और गुफ कराल का मतलब कुम्हार की गुफा। तो बुर्ज होम व गुफ कराल जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है, से स्तंभ गर्त व गर्त चूल्हे का साक्ष्य मिलता है। और यहीं पे बुर्ज होम से ही मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। यानी जो बुर्ज होम है यहाँ पे स्तंभ गर्त व गर्त चूल्हे का भी साक्ष्य मिलता है और मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का भी साक्ष्य मिलता है। यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते के भी कंकाल पाया गया, तो उसका ये साक्ष्य मिलता है वहाँ। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है, ये बोलन नदी है, बेलन नहीं करेंगे, ये बोलन ही है, ब पे ओ की मात्रा वाला बोलन, ये बोलन नदी के किनारे स्थित है। फिर अगला है, फिर जानेंगे कि ये किसके द्वारा खोजा गया था। 1975 ईस्वी में, 1975 में फ्रांसोया जॉर्जिज या कहीं कहीं आपको जॉर्जिज भी दिखा मिलेगा। फ्रांसोया जॉर्जिज जो कि एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे द्वारा खोजा गया था। यानी जो मेहरगढ़ है यह 1975 में फ्रांसोया जॉर्जिज फ्रांसीसी पुरातत्वविद थे, उनके द्वारा यह खोजा गया था। यहाँ पर 7 स्तर मिले हैं, यानी खुदाई के दौरान यहाँ पे 7 स्तर मिले हुए हैं। यहीं पे कुम्हार के चाक का साक्ष्य भी पहली बार मिला, यानी मेहरगढ़ में ही कुम्हार के चाक का साक्ष्य पहली बार मिला। कपास का साक्ष्य भी यहीं पे मिला और कॉपर का यानी तांबे का साक्ष्य भी यहीं पे मिला। ये कहाँ पे मिला? मेहरगढ़ में। इसे रोटी की टोकरी, मेहरगढ़ को रोटी की टोकरी भी कहा जाता है, ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। गेहूँ और जौ का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिला। जैसे कि आपने पिछले पढ़ा है कि मेहर से गेहूँ का साक्ष्य मिला, तो यहाँ से गेहूँ और जौ दोनों का साक्ष्य मिला। मेहरगढ़ नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी मेहरगढ़ से नवपाषाण काल के भी साक्ष्य मिले हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए मेहरगढ़ जो है वो नवपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। हंसिया जिससे घास काटा जाता है का भी प्राचीनतम साक्ष्य यही मेहरगढ़ से ही मिलता है। यानी हंसिया क्या है? एक तरह का उपकरण है, तो इसका भी साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है। यानी प्राचीनतम हंसिया का साक्ष्य, यानी सबसे पहले जो सबसे पुराना हंसिया का साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिलता है। चलिए अब जानते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, विंध्य क्षेत्र या मध्यवर्ती क्षेत्र। पिछले मैंने मध्य गंगा घाटी क्षेत्र को मध्यवर्ती क्षेत्र बता दिया था। विंध्य क्षेत्र को ही मध्यवर्ती क्षेत्र कहेंगे। मध्यवर्ती क्षेत्र में कोलडिहवा, महगढ़ा, अभी आपने पीछे पढ़ा था मध्य पाषाण काल में वो महदहा था, यहाँ क्या है? महगढ़ा और पंचोह। कोलडिहवा, महगढ़ा और पंचोह ये तीनों क्या हैं? इलाहाबाद में है। और महगढ़ा जो है वो नवपाषाण काल का साक्ष्य, जबकि महदहा जो पीछे आपने पढ़ा है वह मध्य पाषाण काल का था। कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग नाम है, ये महगढ़ा है और वो महदहा था। चलिए अब जानते हैं कोलडिहवा के बारे में। कोलडिहवा इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोलडिहवा 6000 ईसा पूर्व यहाँ पर चावल का साक्ष्य मिला है। महगढ़ा में पशु बाड़ा का साक्ष्य मिलता है। चोपनी मांडो, पंचोह में कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ये है नवपाषाण काल का ही क्षेत्र। चोपनी मांडो भी कहाँ है? ये इलाहाबाद में ही है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण तीनों काल के साक्ष्य चोपनी मांडो में मिलते हैं। और जंगली चावल का भी साक्ष्य चोपनी मांडो में मिलता है। अब तीसरा जानते हैं मध्य गंगा घाटी क्षेत्र। मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में के नाम चिरान, सिनुआर, ताराडी, मनेर, ये सब क्या है? ये सब बिहार के क्षेत्र हैं। तो ये सब नवपाषाण कालीन स्थल हैं।
चिरांद से हड्डी के बने उपकरण का साक्ष्य मिलता है, यानी चिरांद से हड्डी के बने उपकरण मिले। अब चलिए जानते हैं मध्य पूर्व क्षेत्र के बारे में। मध्य पूर्व क्षेत्र में झारखंड के बरूढी क्षेत्र आता है, बरूढी। उड़ीसा का मयूरभंज जिला और लेखा मोड़ा की गुफा, ये जो है यहाँ से भी मध्य पूर्व क्षेत्र में भी यहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में आसाम में दाउजली हैंडिंग स्थल, यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। और सरुतरु स्थल, यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। चलिए जानते हैं दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ से नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले। दक्षिण भारत जो है वो राख के टीलों की संस्कृति है, यानी दक्षिण भारत जो है वो राख के टीलों की संस्कृति है। ये नवपाषाण काल की विशेषता थी। यानी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि नवपाषाण काल की निम्नलिखित में से नवपाषाण काल की विशेषता क्या थी, और आपको हो सकता है ऑप्शन में ये दिया रहे या क्वेश्चन दिए रहे राख के टीलों की विशेषता, राख के टीलों की संस्कृति किस काल की विशेषता, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। राख के टीलों का साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला है। संगनकल्लू जो कर्नाटक में है, यहाँ से राख के टीलों का साक्ष्य मिला है। पिकलीगल ये भी कर्नाटक में है, यहाँ से भी राख के टीलों का साक्ष्य मिला है। कुपगल यहाँ से भी, जो कि कर्नाटक में है, यहाँ से भी राख के टीलों का साक्ष्य मिला। उतनूर ये आंध्र प्रदेश में है, यहाँ मैंने आंध्रा लिख दिया है। आंध्र प्रदेश में उतनूर है, यहाँ से भी राख के टीलों का साक्ष्य मिला है। और पलवाय, पलवाय जो है ये भी आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से भी राख के टीलों का साक्ष्य मिला है। तो इतना तो आज ये नवपाषाण पाषाण काल आपका ये समाप्त हो गया। कुछ पॉइंट कल मध्य पाषाण काल में रह गया था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य, यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिलते हैं। पहला जो है वो आप एक ट्रिक से याद करेंगे, आदमी बाग में लेट गया। आदमी से आदम से हो गया आदमगढ़, यानी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के ज़िले में है आदमगढ़, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले। बाग से बागौर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। लेट से लोटेश्वर जो कि गुजरात में है, यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। बागौर मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्तर है, यानी बागौर जो कि राजस्थान में है वह मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्तर है। चलिए अब जो था वो पाषाण काल समाप्त हो गया। कल इससे संबंधित प्रश्न बताऊंगी या प्रैक्टिस करवा दूंगी, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आदि सभ्यता में, आदिकाल में सैंधव सभ्यता के बारे में। थैंक यू।